प्रधानमंत्री ने भारतीय वाहन उद्योग क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए मुद्रे में टीवीएस ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म का किया लोकार्पण। रोजगार व आजीविका उत्कृष्टता केंद्र का भी किया उद्घाटन। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन। मुख्यमंत्री के अनुसार झज्जर को बनाया जाएगा पुलिस कमिश्नरेट। आगामी लोकसभा चुनाव की भाजपा जुटी तैयारियों में। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की अध्यक्षता में कल रोहतक में हुई समीक्षा बैठक। और उपायुक्त ने आज लघु सचिवालय नूह परिसर में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से संचालित मोबाइल वेटनरी यूनिट के तहत 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वाहन उद्योग क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण पहलुओं का शुभारंभ किया और मुद्रे में टीवीएस ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने रोजगार एवं आजीविका उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने वाहन उद्योग से संबंधित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विनिर्माण और नवाचार 2 अनिवार्य स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि विनिर्माण उद्योग को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की नीति रखनी चाहिए। उनके उत्पाद वैश्विक स्तर के होने चाहिए और उनसे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सम्मेलन में 5000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों ने हिस्सा लिया। साथियों, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड के इतने सारे माइंड्स के बीच आना, ये अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं भविष्य को गढ़ने वाली किसी लेबोरेटरी में आया हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों और कलपुर्जों की बिक्री का एक बड़ा बाजार है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में छोटे उद्योगों की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने थुथुकुडी में वीवो चिदम्बरान बंदरगाह पर आउटडोर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। इस टर्मिनल के बनने से पूर्वी तट के लिए यह बंदरगाह एक ट्रांसशिपमेंट हब का रूप ले लेगा, जिससे भारत वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए तटीय सीमा और भौगोलिक स्थिति का लाभ उठा सकेगा। इस क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह को देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में स्थापित करने वाली अलवीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन और बंकरिंग सुविधा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हरित नौका पहल के अंतर्गत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत की भी शुरुआत की। इससे स्वच्छ ऊर्जा और नेट जीरो लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है। प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 लाइट हाउसों में पर्यटक सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत गंगा नदी के रास्ते काशी की यात्रा करेगा और यह तमिलनाडु के लोगों की ओर से उनके निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के लिए एक उपहार होगा। लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी।
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आज अंतिम दिन की कार्रवाई प्रातः प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। मंत्रियों द्वारा विधायकों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। प्रश्नकाल के दौरान एक मुख्यमंत्री ने पानी के मुद्दे पर प्रश्न का उत्तर देते हुए पानी से संबंधित समझौते की बात करते हुए विस्तार जानकारी दी। समझौता पहले किया हुआ उसको मान्य करना, और उसमें भी हमने अपना लाभ, अपना हित देख करके समझौता किया। उस समय इसमें कोई जिक्र नहीं था कि पहले हरियाणा अपना लेगा, बाद में स्टैंड सरकारों ने लिया कि हम अपना लेंगे। आज उस स्टैंड को मान गए हैं और कोई हमारा स्टैंड है उसके हिसाब से आज उन्होंने बात मानी है। तो कोई कमिटमेंट होती है, उस कमिटमेंट के आधार पर हमने किया। आज हम उसको ही मना कर देंगे कि हम तो आपको देंगे नहीं। इसका ये पंजाब की तरह हमारी मान्यता नहीं है कि स्पेयर पानी भी जो होगा वो हम अगर लेना चाहते हैं वो हमको रास्ता ही बना के देने के लिए तैयार हैं। वो तो कहते हैं हम चैनल ही नहीं देंगे, चैनल नहीं देंगे तो पानी आएगा कहां से? वर्षा के दिनों में मुख्यमंत्री पंजाब क्या कहते हैं, अब ले लो पानी। अब वर्षा के दिनों में पानी तब हम ले पाएंगे जब हमारे पास कोई एसओएल जैसा कोई पैसेज होगा तो पानी हम एक दूसरे को दे सकते हैं। ये देश एक है, एक देश में हम पानी को वेस्ट करेंगे और किसी के काम आना वो आने नहीं देंगे, ये कौन सी सोच है? आखिर हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमें पानी का उपयोग नहीं है, उसमें बाढ़ आती है और बाढ़ के पानी को अगर कोई दूसरा प्रदेश यूज करने के लिए लेता है तो हमको आपत्ति क्या है? हम 24,000 क्यूसेक पानी खुद ले रहे हैं। आज सदन में किसानों को एमएसपी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज, सहकारिता घोटाले की जांच के लिए एसआईटी बनाना इत्यादि मुद्दों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हुए जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कल राष्ट्रीय राजधानी के साथ लगते झज्जर जिले को पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी कानून व्यवस्था के लिए वहां तैनात किए जाएंगे। इससे पहले फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था पहले से ही है। एक घोषणा मैं करना चाहता हूं कि जैसे एनसीआर एरिया में दिल्ली के साथ टच करते हुए मेरे 4 जिले हैं, उसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत। इसमें 3 जिले ऐसे हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत, जिसको पुलिस के नाते हमने कमिश्नरेट बना रखा है। वह सीपी होता है, सीपी आईजी डीआईजी लेवल के आदमी ही होते हैं। झज्जर उसमें अभी नहीं था कमिश्नरेट। ये बात भी ठीक है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए उतना ही झज्जर जिले में भी, बहादुर के एरिया में खास करके कुछ चीजें ऐसी हैं जो चिंताजनक हैं। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि हम झज्जर जिले को भी कमिश्नरेट बनाते हैं पुलिस का, और वहां भी सीपी लेवल के अधिकारी को उसके हवाले करेंगे। मर्डर में जो वृद्धि थी 10 साल की, 5 से 14 वो 3.9% थी ग्रोथ रेट जो था, और 14 से 23 ये -0.51, यानी वो दर घटी है, बड़ी नहीं है। डकैती में जो वृद्धि दर 7.73 थी वो घटी है -3.92। रॉबरी में जो दर 9.38 थी वो घटी है 3.23 पर आ गई है। 6 अंक उसके घटे हैं ग्रोथ रेट में। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सब्जी मंडी पर लगने वाले 1% एचआरडीएफ फीस को खत्म करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पहले मंडियों में 1% एचआरडीएफ और 1% मार्केट फीस लगती थी। अब आढ़तियों के साथ सहमति बन चुकी है और उन्हें इस 1% मार्केट फीस की बजाय अब पिछले 2 वर्षों यानी वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान वास्तविक मार्केट फीस के औसतन का एकमुश्त भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने राजकीय पशुधन फार्म हिसार के 4 गांव में रह रहे 2719 परिवारों को मालिकाना हक देने मिशन हरियाणा 2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणाएं भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कल जवाब देते हुए बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे जाने वाली मैन पावर में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का निश्चित तौर पर अनुपालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बीसीए के 16% आरक्षण के विरुद्ध 15.64% और बीसीबी के 11% आरक्षण के विरुद्ध 11.4% मैन पावर है। उन्होंने कहा कि 20.63% कर्मचारी अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से विदेश सहयोग विभाग के सहयोग से हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल के माध्यम से युवाओं का पंजीकरण करवाया गया है। 15.64% इस समय जो नई भर्ती हुई है वो इसके अंदर उपस्थित है। नई भर्ती में 0.36 इसको पूरा कर दिया जाएगा। ऐसे ही बीसीबी में
11% की आवश्यकता होती है, वहां 11.4 पहले से है। देखा जाए तो दोनों टोटल मिलाकर के 27.04 ये पहले से इसके अंदर इसका प्रावधान किया हुआ है। इसी प्रकार एससी में 20.63% आज के समय जो भर्तियां हुई है उसके अंदर पहले से प्रावधान किया हुआ है। तो इसलिए इसका कोई अलग से प्रोविजन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर हम मान लो इसका कोई नोटिफाइड इस प्रकार का कोई प्रोविजन करते हैं तो फिर हर भर्ती में अलग अलग करने के बाद उसकी भर्तियां संभव ही नहीं हो पाती हैं। एश्योरेंस यही है कि हर समय इसको पैरेलली देख करके उसको 20% और 27% दे दिया जाता है। जहां तक सरकारी डिप्लॉयमेंट के अलावा बाकी चीजों का भी हमने इसमें ओपन किया है, क्योंकि ये एक फैसिलिटेटिंग एक कौशल रोजगार निगम है कि अगर प्राइवेट को भी चाहिए तो वो यहाँ से सुविधा ले सकता है, हमको बता सकता है कि हमको इतने लोग चाहिए। इजराइल के लिए 8,169 युवाओं ने आवेदन किया, जिसमें से 1,909 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वह 2,019 युवाओं का चयन हुआ। उन्होंने बताया कि इन युवाओं को इजराइल में लगभग 1 लाख रुपए से अधिक वेतन पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और इंश्योरेंस की भी व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कल रोहतक में पार्टी की हरियाणा इकाई की प्रदेश स्तरीय बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पार्टी के प्रकोष्ठ व विभागों के प्रदेश संयोजक और सह संयोजकों ने भाग लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में नायब सैनी ने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो विकास किया उससे आमजन को फायदा हुआ है। उन्होंने प्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार को भी निशाने पर लिया। लोकसभा में नए चेहरों को टिकट देने के सवाल पर कहा कि टिकट देने का काम पार्टी हाईकमान और संसदीय बोर्ड का है, वह तय करेगा। नायब सैनी ने इनेलो प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व विधायक नफे सिंह हत्याकांड पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बड़ी दुखद घटना है, जो भी आरोपी हो वह गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा, वो तय करेगा उसके अंदर टिकट किसको मिलना है। टिकट पार्टी की मान्यता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड हर बात को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट को सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करता है और निर्णय स्वीकार्य है। आज तो हमारा जो कैंडिडेट है, आज तो कमल का फूल कैंडिडेट है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारा हर लोकसभा के ऊपर हमने एक एक कैंडिडेट दे दिया है और वो कैंडिडेट है कमल का फूल। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। पर पार्टी के INLD के मुखिया थे नफे सिंह राठी जी, हमारे मित्र भी थे, परंतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ने SIT का गठन किया है और उसकी ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर जांच होगी। कोई भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरोप लगाना एक अलग विषय है, जांच के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, वो बचेगा। प्रदेश के गुरुग्राम जिले में 9 मार्च को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव ललिता पटवर्धन ने बताया कि वादकारी उपरोक्त अदालत में सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से अपना निस्तारण करवा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद का निपटारा किया जाता है, जिसमें शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं व समय की बचत जैसे लाभ होते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लेन देन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, NI एक्ट, फौजदारी, विवाहित विवाद का निपटारा किया जाता है। उपायुक्त धीरेन्द्र खटकड़ा ने आज लघु सचिवालय नू परिसर में पशुपालन व डेयरी विभाग की ओर से संचालित मोबाइल वेटनरी यूनिट के तहत 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल यूनिट उपमंडल तावड़ू व फिरोजपुर झिरका में चलाई जाएगी, जिनके माध्यम से पशुपालकों को पशुओं के इलाज, कृत्रिम गर्भधारण, लैब टेस्ट सहित अन्य इलाज की सुविधाएं 24 घंटे व 7 दिन निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। उपायुक्त नू ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत 25 फरवरी को महेंद्रगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी एवं पशु मेला कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी जिलों के लिए पशुपालकों को सौगात के रूप में
70 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई थी, जिनमें से जिला नूंह को 2 एम्बुलेंस मिली हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शुरुआत में उपमंडल तावड़ू व फिरोजपुर झिरका को यह एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सहरावत ने बताया कि इन एम्बुलेंस के माध्यम से पशुपालकों को पशुओं के इलाज, कृत्रिम गर्भधारण सहित विभिन्न प्रकार इलाज, लैब टेस्ट की मोबाइल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार द्वारा हिसार के वेटनरी संस्थान में स्थापित हेल्प कॉल सेंटर, जिसका नंबर 1962 है, इस मोबाइल एम्बुलेंस की सुविधा पशुपालकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। पशुपालकों के लिए एक नई सौगात दी है। 70 एम्बुलेंस हरियाणा एम्बुलेंस को दी, मोबाइल वेटनरी यूनिट। नूंह डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी में से 2 एम्बुलेंस हमें तावड़ू और फिरोजपुर झिरका सब डिवीज़न को मिली है। इसके अंदर 24/7 पशुपालकों को सेवा प्रदान की जाएंगी, बिल्कुल निःशुल्क। 1962 कॉल फ्री नंबर है, जो आज हरियाणा वेटनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिसार के अंदर कॉल सेंटर बनाया हुआ है। वहाँ से कॉल हर एक एम्बुलेंस को जाएगी। जो भी पशुपालक का पशु बीमार होगा 24/7 उसको निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। उपचार से लेके पशु बीमारियों के परामर्श, हमारे विभाग की जो भी विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार देश में पहली बार भैंसों के सेंसर लगाने की योजना पर काम कर रहा है। भैंसों में यह सेंसर लग जाने के बाद किसान और भैंस पालक यह पता लगा पाएंगे कि उनकी भैंस बीमार होने वाली है या उसकी सेहत में कोई बदलाव आने वाला है। यह भी पता लग सकेगा कि वह गर्भधारण के लिए तैयार है या नहीं, और साथ ही उसके शरीर में कोई भी केमिकल बदलाव होगा तो इसकी जानकारी किसानों को अपने मोबाइल पर ही मिल जाएगी। भैंस अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर टी.के. दत्ता के नेतृत्व व संस्थान के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर अशोक बल्हारा की देखरेख में 1 अप्रैल 2024 से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर अशोक बल्हारा ने बताया कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगा। जैसे भैंस है तो भैंस हमारे देश के लिए स्पेसिफिक है, तो उसके लिए भैंस में हम कुछ सेंसर ऐसे बनाए जो उसके शरीर की स्थिति के बारे में, उस पशु के कैसा उसका बिहेवियर है, कैसे वो उसका खान पान कैसा है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। अगर हमारे पास जानकारी है तो ही हम किसान को बता सकते हैं कि इसमें ये नॉर्मल स्थिति में है या इसमें कुछ चेंजेस हैं। अगर चेंजेस हैं तो उन सेंसर से जो डाटा आएगा और उसको हम अपनी लैब में उस डाटा से उसको कंपेयर करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम फार्मर के मोबाइल पे डायरेक्टली कोई एडवाइजरी इशू कर सकते हैं कि आपके पशु में ये दिक्कत है और इसको ठीक करने के लिए आपको या तो पशु चिकित्सक के पास जाना है, या अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसको नॉर्मली वो भी ठीक कर सकता है तो उसको इमीडिएटली ऐसी सलाह दी जाएगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल चौटाला ने 2 नए खरीद केंद्रों का शिलान्यास किया। उन्होंने सिरसा जिले के गांव जगमालवाली व गांव बनवाला में नए खरीद केंद्रों का शिलान्यास किया। इन दोनों खरीद केंद्रों में आगामी गेहूं की फसल खरीद भी आरंभ कर दी जाएगी। चेयरमैन आदित्य देवीलाल ने कहा कि गांव जगमालवाली व गांव बनवाला में लंबे समय से अनाज मंडी की मांग की जा रही थी ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई मंडियों के साथ साथ क्षेत्र की सभी मंडियों में शेड लगवाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी जाएगी ताकि बारिश में किसानों की फसल को कोई नुकसान न हो। बनवाला गांव और गांव जगमालवाली दोनों बड़े गांव हैं। दोनों गांव में इस चीज़ का अभाव था और सबकी डिमांड भी थी कि गांव में परचेज सेंटर होना चाहिए। दोनों गांव में आज परचेज सेंटर जो है मंजूर कर दिया। मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद मैंने इस पूरे विधानसभा के हर 3 गांव में एक परचेज सेंटर बनाया है ताकि किसानों को दूर तक ना जाना पड़े। जिस वक्त फसल आ जाती है, किसान के इधर नहर की बारी, पानी की बारी होती है, उधर ज़मीन तैयार करनी होती है, तो बड़ी तेज़ी जल्दबाजी में वो अपने दाने जो है कभी मंडियों में लेके जाता है। मान लो काणावली चला गया तो फिर उसको वहाँ के सभी गांव के लोग आते हैं तो वहाँ टाइम लगता है, 1 दिन लग गया, कई बारी दिक्कत हो जाती है, फसल ज़्यादा आती है तो इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैंने इस चीज़ को बखूबी
देखा है, क्योंकि मैं खुद अपनी खेती करता हूँ। इन दोनों गांवों में खरीद केंद्र बनने से किसानों में जबरदस्त उत्साह व खुशी की लहर है। किसानों का कहना है कि अब उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए कालांवाली जाने की जरूरत नहीं है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੰਡੀ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਚੋਰ ਮਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਫਸਲ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਾਂਵ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਚੌਧਰੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ गए। अंबाला के कृषि विज्ञान केंद्र तेपला में व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से आए युवाओं ने भाग लिया। ट्रेनिंग लेने आए युवाओं ने बताया कि उन्हें इस ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग में वे पशुओं की देखभाल कैसे करें, इस बारे में बताया गया और साथ ही ये भी बताया गया कि पशुपालन का आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है। युवाओं ने सरकार की इस योजना की सराहना की। यहाँ पर हमने 21 दिन की पशुओं की जो ट्रेनिंग है वो लेकर बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पहले भी हमारी डायरी है, 15-16 भैंसे हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे और बढ़ाना चाहते हैं काम को, तो थोड़ा नॉलेज लेने के लिए आए हैं यहाँ पर और नॉलेज लेके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे डायरी की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। 21 दिन की हमारी क्लास लगी है, जिसमें डॉक्टर साहब ने हमें काफ़ी कुछ बताया है। कुछ पहले भी हमने पशु रखे हुए हैं जी, कर रहे हैं काम। तो यहाँ पे आके काफ़ी नॉलेज मिली है कि उनको कैसे मैनेज करना है, किस तरह का चारा उनको देना है, किस तरह से उनको सप्लीमेंट क्या है, उसके बारे में सारा कुछ इन्होंने हमें बताया और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। मैं यहाँ डेयरी फार्म की ट्रेनिंग लेने आ रहा हूँ जी, पिछले कुछ दिनों से जी। और यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है जी। इनकी मैनेजमेंट, रख रखाव और ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और जी कितना इसमें प्रॉफिट है, क्या क्या इनके लॉसेस के कारण है और क्या क्या इनमें बीमारी आती है जी। और इनका डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताया है कि क्या चीज़ इनको दे के हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर राजन ने बताया कि यहाँ पर किसानों को देसी गाय का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें दुग्ध उत्पादन व पशुओं को कैसे बीमारियों से बचाया जाए के बारे में जानकारी दी जाती है। फार्मर की देसी गाय जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड होती है, उनकी ट्रेनिंग हम लोग फार्मर को देते हैं, ताकि फार्मर जो है दुग्ध उत्पादन और पशुओं की बीमारियों से कैसे बचाया जाए। विगत वर्षों में पशुपालन की लंपी स्किन डिजीज और एफएमडी या और तरीके की विभिन्न तरीके की बीमारियों से काफ़ी फार्मर का नुकसान हुआ। इसी से संदर्भ में ट्रेनिंग रखा गया है यहाँ पे। आजकल फार्मिंग सिस्टम जो है वो एक्जॉटिक ब्रीड पे डिपेंड कर गया है, लेकिन हमारी जो इंडिजिनस जो हमारी भारत की नस्लें हैं, मुख्य जो साहिवाल है, गिर है, राठी है, हरियाणा है, रेड सिंधी है, ये ऐसी गायें हैं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है और इनका दुग्ध जो है इनमें बहुत अच्छा गुण होता है, जो कि बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जो जवानों के लिए बहुत अच्छा होता है। केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं पिछले 5 वर्षों के दौरान चलाई गई, जिनका सीधा लाभ किसानों तक पहुंच रहा है। किसान इन योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं, बल्कि इससे फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, पशुधन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना, कृषि यंत्रों की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी व विभिन्न फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अब सीधे रूप से किसानों तक पहुंच रहा है। भिवानी जिले के किसानों ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जिससे उन्हें सीधा लाभ पहुंच रहा है। वहीं सरकार द्वारा फसलों के पंजीकरण, भावांतर भरपाई योजना व अन्य कार्य ऑनलाइन किए जाने से उनके खातों में ही अब सीधा पैसा आ जाता है। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। कई फसलों को दे दिया और औरा पर भी दे देगी। मोदी सही काम कर रहा है देश के लिए, देश ने बढ़िया डाल चला रहा है और जमींदारा के लिए तो बहुत अच्छा काम सोच रहा है। समर्थन मूल्य बढ़िया दिया है, कई फसलों पर दे दिया और आगे और फसलों पर भी दे देंगे। और पहले धक्के खाने पड़ा कर दे, बैंक में पीछे आ जाए खाते में और खाते में जमींदार लिखवा लिया हो, नहीं पहले बढ़िया दौरा चक्कर काटनी पड़ा कर दे, आड़तिया दौरा चक्कर काटनी पड़ा कर दे। सरकार को अच्छी सुविधा दी है, जिस तरह भाई एरो है, कल्टीवेटर है, मशीन है, इन पर सब्सिडी भी दे रखी है। जमींदार के लिए फायदे की बन रहा है, अच्छी चीज़ दी है इसको।
हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का। ऐसा काम करते रहेंगे तो हम इनके साथ चलते रहेंगे। सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है और पहले बहुत धक्के खा करते, सारा काम ऑनलाइन कर दिया और ना कितने धक्के खाने की जरूरत, कदे पटवारियां पीछे डोला करते, कितने बाबुआ चक्कर काटा करते, ऑनलाइन काम कर दिया, बहुत बढ़िया। भिवानी जिले के किसानों ने बताया कि हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत उन्हें 29 प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 से 80% तक अनुदान मिलता है। अब ड्रोन तकनीक के माध्यम से मात्र 100 रुपये में वे उनकी फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए ड्रोन से स्प्रे करवा लेते हैं। सरकार ने बहुत सी स्कीम निकाल रखी है कृषि यंत्र पर ड्रोन से स्प्रे कराने की। 100 रुपये किलो वगैरह लेबर कम लगती है जिससे, और बिजली बदली की कनेक्शन में भी स्कीम आ रही है। और पहले सोलर ऊर्जा का भी स्कीम निकाल रखी है, वो कृषि यंत्र खातर बहुत बढ़िया है जमींदार खातर। ड्रोन तो स्प्रे बहुत अच्छी हो रही है। 100 रुपया माजे हूँ 450 रुपये ले ले दिहाड़ी के 600 रुपये दुआई आ जाए। उसमें ड्रोन में बहुत अच्छी बात दे रही सरकार ने, सुविधा बहुत दे रखी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वर्ल्ड एनजीओ दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय समाज सेवी संस्था की ओर से कैथल के हनुमान वाटिका में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक उपासना यादव ने शिरकत की। उन्होंने रक्तदाताओं को बैच लगाकर प्रोत्साहित किया और कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों, समाज सेवियों व इसके अलावा गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। पुलिस अधीक्षक उपासना यादव ने बताया कि मानवता की सेवा के लिए रक्तदान सबसे महान सेवा है। रक्तदान से किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको रक्तदान के लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहिए। काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि बोला जाता है कि जो ब्लड डोनेशन है इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है, रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आके रक्तदान कर भी रहे हैं तो देख के भी काफी अच्छा लग रहा है। और इससे मोटिवेशन सबको मिलता है कि सभी को जो एक एक बूंद है जो किसी का जीवन बचा सकती है, तो हम सभी लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके लिए सभी लोग ये जो हमारी एनजीओ है हेल्पिंग हैंड है ये भी बधाई की बात है। जो सभी लोग डोनेट कर रहे हैं ब्लड उसको भी बधाई की बात है। संस्था के प्रवक्ता बूटा सिंह ने कहा कि संस्था ने युवाओं को नशे से दूर करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया हुआ है। इस अवसर पर रक्तदाताओं ने कहा कि उन्हें रक्तदान करके बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, हमारे नौजवान साथियों को आगे आना चाहिए। रक्तदान के लिए जितनी भी तारीफ की जाए इस दान की तो कम है। सभी दान इस दान के सामने फिक्के हैं क्योंकि रक्तदान से किसी को जीवन दान मिल सकता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रक्तदान देके। सभी को पहली बार तो अपना रक्तदान देना ही चाहिए। ये किसी न किसी के काम आएगा अगर हम ये अपना खून देंगे तो ये बहुत अच्छा है अपनी जिंदगी में। एक बार 60 से 70 बार ब्लड दे दिया और सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए रक्तदान शिविर में और इससे किसी जरूरतमंद का भला हो जाए। बढ़िया है, जितना भी रक्त देंगे ना ये अपने समाज में बहुत अच्छी बात है। ये सरकार आम चुनाव में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। यह अभियान 6 मार्च तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को और पहली बार मतदाता बनने वालों से भारी संख्या में मतदान करने का आह्वान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से अपने अपने परिसरों में युवा शक्ति की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। देश भर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष के विज्ञान दिवस का विषय विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है और इसका उद्देश्य भारत के भविष्य निर्माण में घरेलू प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देना है। महान भारतीय भौतिक विज्ञान सर सीवी रमन के उत्कृष्ट खोज की रमन प्रभाव की स्मृति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली द्वारा एक कार्यक्रम करवाया जा रहा है। सीवी रमन को वर्ष 1930 में सर्वोच्च वैश्विक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। सीवी रमन का जन्म तमिलनाडु में 7 नवंबर 1888 में हुआ और भारत में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा फोटोन के स्कैटरिंग की घटना की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। बाद में उनके नाम पर इस सिद्धांत का नाम रमन प्रभाव रखा गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं। हमारी सरकार युवाओं में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। विकसित भारत के हमारे सपने को साकार करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने आगामी 1 और 2 मार्च को पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि 1 और 2 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। वहीं 1 और 2 मार्च को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने, गरज के साथ मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।